चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, है ना। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना, वो सबसे पहले हम वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई के पॉइंट ऑफ, पहले सबसे पहले कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बात कर लेते हैं। जैसे बेटा बात करते हैं हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है ना। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इससे 1-1 ये दोनों, आइदर जेई हो या नीट हो, ये दोनों एग्जाम में ये 1-1 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो मान लो हमेशा हर एग्जाम में, चाहे कभी किसी भी ईयर का एग्जाम रहा हो, उसमें एक या दो क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। उसके बाद रहा बोर्ड का एग्जाम, तो बोर्ड का एग्जाम में इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं बता देता हूं। तो इससे न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में आपके बनेंगे डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, डेफिनेशंस टाइप क्वेश्चंस बनेंगे। देन आपका बनेगा, देन आपका डिराइवेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, डेरिवेशंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो डेरिवेशंस भी बनेंगे आपके। एंड और भी हो सकता है डिराइवेशन के अलावा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के टाइप का क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं बोर्ड में। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको इसी एंगल से इसको पढ़ना है कि इसमें हमें न्यूमेरिकल्स भी सीखने हैं, डेफिनेशंस जो है सारे इंपॉर्टेंट आएंगे वो भी सीखना है, डेरिवेशंस भी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशंस पूछे जाएंगे आपसे तो वो भी करना है, और एग्जाम्पल्स भी पूछे जाएंगे, तो एग्जाम्पल टाइप के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो सोचो ये तीनों कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? यस यस। आगे तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, है ना। थोड़ा सा आज फर्स्ट डे है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैग है जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूं। अच्छा, ये कर्सर दिख रहा है आपको? कर्सर दिख रहा है ना? बहुत लोगों का ये इशू था पिछले साल में जब इसमें पढ़ाता था तो बहुत लोग ये बोलते थे ये कर्सर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है कि नहीं? देखो मैं कहाँ लिखने वाला हूं, मैं कहाँ, मेरा कर्सर कहाँ है, वो दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, तो अगर कर्सर दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है ना। बात देखो, तो इस सॉलिड स्टेट जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो चैप्टर पढ़ने के बाद ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको आनी चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे सॉलिड के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड किस तरह के होते हैं, है ना, सॉलिड्स के क्या क्या गुण होते हैं, है ना, और हमें सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ना है, ठीक है। ये दूसरा चीज कि सॉलिड्स के टाइप्स, सॉलिड के टाइप कितने तरह के होते हैं, ये कौन कौन सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 2 तरह के सॉलिड है, बट ये किस बेसिस पे क्लासिफाई हुए हैं, क्या रीजन है इसको इस तरह से क्लासिफाई करने का, वो चीजें हमें सीखना है। देन आपको इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन सीखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं,
तो बेटा ये सीखेंगे हम लोग। देन आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो कि हम लोग उसको ज्योमेट्रिकली अगर सोचें और उसको कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सोचें कि किस तरह से बना है, तो उस दौरान हमें क्रिस्टल लैटिस सीखने को मिलेगा, यूनिट सेल सीखने को मिलेगा। तो हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है ना। एंड ये डेफिनेशंस अक्सर पूछे जाते हैं, व्हाट इज यूनिट सेल, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। तो ये डेफिनेशंस आपको मिलेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। ये एमॉर्फस सॉलिड काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, इस एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो हमें ये सारा क्वेश्चंस मिलता है। तो ये हर एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं सॉलिड्स के अंदर, है ना। सॉलिड में सॉलिड जब कोई सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो वो बेसिकली क्या किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। हो सकता है एटम से बना हो सकता है मॉलिक्यूल से बना हो। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्लोजली अरेंज होते हैं इस तरह से, है ना। और इस क्लोज अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो हम लोग क्लोज पैकिंग कितने तरह के होते हैं वो सारा कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है वॉइड्स। तो हम लोग वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉइड्स का सिंपल मतलब होता है वैकेंट स्पेस, है ना। वॉइड का मतलब होता है बेटा वैकेंट स्पेस मतलब होता है। तो वैकेंट स्पेस, खाली जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं और खाली जगह को वॉइड बोलते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं बेटा कि यहाँ पे वॉइड्स किधर है, देखो यहाँ पे वॉइड्स किधर है, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको वॉइड्स किधर है, वॉइड्स किधर है। तो देखो जैसे ये मैंने क्लोज पैक किया तो ये जो खाली जगह बेटा बच रहा है, दिस इज कॉल्ड वॉइड। यही आपका क्या है, वॉइड है। ये वैकेंट स्पेस जो है वॉइड है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वैकेंट स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉइड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉइड्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन से क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है किस तरह के वॉइड्स बनाते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर है बेटा, यस और नो, है ना। यस और नो बेटा, यस, है ना, यस और नो, ठीक है, सब कुछ सही है, ऑल इज परफेक्ट, ऑल इज परफेक्ट नाउ, दिस इज फर्स्ट क्लास, है ना। हो सकता है कुछ, हाँ चलिए ठीक है। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीएस। यहाँ सीपीएस का मतलब क्या है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दिस सीपीएस मींस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बेटा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये है आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सीपीएस का मतलब है आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका जो अरेंजमेंट है, जैसे पार्टिकल को, मतलब कोई भी पार्टिकल है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल इज नथिंग बट स्फेरिकल इन शेप, है ना। पार्टिकल किस तरह का है, स्फेरिकल शेप का है बेटा। तो जब पार्टिकल स्फेरिकल शेप का है तो स्फेरिकल्स को, स्फेयर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, हमें क्या करना है, उनको एक दूसरे से टच करके रखना है। जैसे ये पार्टिकल्स आपस में टच करके हैं तो इस तरह से अरेंज करना है। जैसे कि आप कहीं होटल वगैरह जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे जो स्वीट्स के शॉप होते हैं, आप लोग देखे होंगे स्वीट्स के शॉप, जो लड्डू हैं, ऐसे लड्डू है, मोतीचूर है, तो क्या होता है देखोगे कि ये सारे लड्डू एक दूसरे के ऊपर ये पिरामिड शेप का ऐसे बनाकर रखता है वो लोग, है ना। और वो बेसिकली वो लड्डू का जो अरेंजमेंट है, वही लड्डू का अरेंजमेंट या वही आपका स्वीट्स का अरेंजमेंट जो है पिरामिड शेप का, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा, यस और नो, चलिए ठीक है ना, यस, यस बेटा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। यस, तो सिंपल समझ लेना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब स्वीट्स के दुकान में जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं उनका जो जिस तरीके से रखा जाता है एक पिरामिड के शेप में, बस उसी तरह का अरेंजमेंट, ठीक है, उसे किसी भी तरह से रख सकते हो आप। क्लियर है।
देन आपका पढ़ना है आपको क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो अब क्या होता है कि जब उस अरेंजमेंट को देखोगे तो वो कुछ एक सर्टेन पार्ट काट कर निकालोगे तो क्यूब के आकृति का होगा, वो क्यूब जैसा दिखेगा। अब अगर वो क्यूब जैसा दिख रहा है बेटा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस ज्योमेट्री के आधार पे हम लोग उसको क्यूबिक यूनिट सेल नाम देते हैं, है ना। तो ये क्यूब की तरह है और ये पार्टिकल्स इस तरह से मैं दिखा दिया, और ये पार्टिकल्स हालांकि एक दूसरे को टच करते होते हैं, ये पार्टिकल सारे एक दूसरे को टच करते होते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल मतलब सबसे छोटा से, मतलब छोटा पार्ट, फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, सिंपल सा मतलब है कि क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। हम लोग जस्ट बेटा ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देन आपका है पैकिंग इफिशियंसी, पीई स्टैंड्स फॉर पैकिंग इफिशियंसी, पीई स्टैंड्स फॉर पैकिंग इफिशियंसी। एंड पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब हुआ, देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो कि कोई एक जगह है इस तरह से, कोई एक स्पेस है इस तरह से, और इसको मैं एक बॉल के थ्रू या सर्कल के थ्रू ऐसे फील कर रहा हूं, ऐसे भर रहा हूं इसको, है ना, फील कर दिया। अब मैंने जब इसे फील किया बेटा, तो फील करने के बाद देखो क्या 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 कुछ होता है यहाँ पे, देखो एक मिनट। तो यहाँ पे देखो कि ये सब जो जगह है, ये सब जगह जो बेटा ये खाली है, ये जगह में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, दीज आर वैकेंट, दीज आर वैकेंट, मतलब यहाँ पे ये जो सर्कल के पार्ट है नहीं है, सर्कल कहीं और है, सर्कल कहीं और है ना, सर्कल कहीं और है। सर्कल मतलब सर्कल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट ग्रीन वाला पार्ट क्या है, खाली है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सर्कल है कितना इफिशिएंटली ये स्क्वायर को पैक कर रहा है, मतलब भर रहा है, फिल कर रहा है। तो हम लोग इसको भी फाइंड आउट करने वाले हैं कि कितना फिल कर रहा है, कितना परसेंटेज स्पेस खाली रहेगा, कितना परसेंटेज स्पेस सर्कल के थ्रू भर जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2D में हम सर्कल की बात करेंगे, लेकिन 3D में स्फेयर्स की बात करेंगे। कि ऐसे मान लेंगे कि कोई बॉक्स है, बॉक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब के थ्रू भर, बॉक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स इस तरह ले लिया मैंने, और बेटा इसमें क्या किया, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए जो कि आइडेंटिकल बॉल्स हैं, और इन बॉल्स को डालने के बाद इसको फिल कर दिया। तो फिल करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस खाली होगा। तो वो कितना स्पेस खाली है, ये बॉल्स कितना स्पेस को परफेक्टली ऑक्युपाई कर लिया है, तो इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। कोई बॉल किसी भी क्यूब को कितना परफेक्टली ऑक्युपाई कर लिया है। तो हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं किसमें, पैकिंग एफिशिएंसी में। क्लियर है बेटा? यस। यस, वीडियो लाइक कर रहा है? ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं डायग्राम लार्जर बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं डेंसिटी, फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल बनेगा उसके डेंसिटी क्या होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे देखो अभी आपको बताया कि सॉलिड्स जो है कैसे बनते हैं, पार्टिकल के अरेंजमेंट से बनते हैं। सॉलिड कैसे बनते हैं बेटा, पार्टिकल के अरेंजमेंट से बनते हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल के अरेंजमेंट से बन रहे हैं सॉलिड, तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इस अरेंजमेंट में कहीं कोई डिफॉर्मेशन है, क्या इस अरेंजमेंट में कहीं दूसरा पार्टिकल तो घुस के नहीं आ गया। जैसे कि कभी कभी हम लोग जब क्लास कर रहे हैं तो कोई बंदा होता है जो, है ना, हाँ कोई बंदा होता है जो अननेसेसरी घुस आता है, उनको पढ़ना भी नहीं है, किसी तरह का कुछ करना भी नहीं है, लेकिन अननेसेसरी दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए घुस आएंगे। तो उसकी वजह से क्लास में क्या आ जाता है, एक इम्परफेक्शन आ जाता
है ना। जैसे कि अभी कुछ बंदे थे जो कि इनपरफेक्शन क्रिएट कर रहे थे, तो उसके वजह से क्लास के माहौल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होगा, है ना, उसके प्रॉपर्टी में किस तरह के चेंजेज आएंगे। आइदर हो सकता है क्लास के प्रॉपर्टी में किस तरह से चेंजेज आएंगे, अभी के दौरान अभी का मैं सीन बता रहा हूं जिस तरह से, है ना। उसी तरह से सॉलिड में भी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं इस तरह से। अब ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हो गए, लेकिन अगर मान लो कोई पार्टिकल्स, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल घुस आया बाहर से, तो एक इम्परफेक्शन क्रिएट करेगा, तो उसके वजह से क्या इफेक्ट आएगा सॉलिड के ऊपर, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कितने तरह के इम्परफेक्शंस होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। साथ में सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये दोनों को डिस्कस करेंगे, पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का को, और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, यस। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़े। ये सारा पॉइंट्स जो कि आपको पढ़ने हैं, क्लियर हो गया कि क्या क्या पढ़ने हैं। मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, क्लियर है ना। सब लोग नोट करते चलेंगे। हालांकि क्लास होने के बाद मैं ये स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, किसी तरह का कोई इशू नहीं है ना, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। हाँ, वीडियो लैग हो सकता है क्योंकि नेटवर्क का इशू आ सकता है, दैट्स वाई वीडियो लैग करेगा कभी कभी, तो थोड़ा सा मैनेज करना। और हम लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई, है ना, दिस में भी प्रॉब्लम। तो ठीक है, कोई नहीं। जितना हो रहा है मैं बेहतर से बेहतर आपको करने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखो एक बात बताना, हमने 11th क्लास में मैटर्स के बारे में पढ़ा था। मैटर्स क्या होता है बेटा? तो मैटर्स आसपास की वो सभी चीजें मैटर्स कहलाती हैं जिसके पास मास होता है, जिसके पास वॉल्यूम होता है ना, जो स्पेस घेरती है ना। वॉल्यूम होता है इसका मतलब स्पेस घेरती है ना, ऑक्युपाई स्पेस। तो मैं वो चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, बस इतना बोल देता हूँ कि मास है, स्पेस वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब उसकी वो स्पेस घेर रही है। ठीक है, अब मैटर्स कितने तरीके का, मैटर्स के 3 फेज होते हैं। मैंने आपको बताया था जब आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहा था, मैंने बताया था आपको कि मैटर के 3 फेज होते हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फेज होते हैं। अब आपको रीजन भी बताए थे कि क्या रीजन है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस होने का। कोई भी चीजें सॉलिड क्यों होता है, कोई भी चीजें लिक्विड क्यों होता है, और कोई भी चीजें गैस क्यों होता है ना। तो हालांकि कुछ बच्चे अगर वहां नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि क्यों होते हैं, है ना। ये 2 फेज आपने बहुत अच्छे से 11th क्लास में कवर किए हैं, है ना। ये 2 फेज को आपने पढ़े हैं अच्छे तरह से। आपके लिए बचता है एक चीज, सॉलिड स्टेट। तो बेटा आपको इस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले आते हैं कि ये 3 फेज क्यों है मैटर का। तो देखो, कोई भी मैटर जो है किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, है ना, आयंस।
कोई भी मैटर किससे बना होता है, आइदर एटम से बना होगा, मॉलिक्यूल से बना होगा या फिर आयन से बना होगा। तो कोई भी मैटर या तीन चीजों से बने होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। क्लियर है? एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, है ना। अब इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है ना। इनके बीच क्या लगता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये पार्टिकल के बीच का लगता हुआ इंटरेक्शन फोर्स होता है। मान लो कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल ए है, तो इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होगा, दिस फोर्स इज नॉन एज मॉलिक्यूलर फोर्स। उसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, जो कि इंटरैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। इंटरैक्टिव, है ना, मतलब सॉरी इंटरैक्टिव, अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव नॉट अट्रैक्टिव, नॉट इंटरैक्टिव, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं बेटा, उन्हें क्या बोला जाता है, वंडर वाल, है ना, वंडर वाल फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, वंडर वाल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, क्या हम लोग बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। और वंडर वाल फोर्स आपने पढ़ा है, बहुत तरह के वंडर वाल फोर्स होते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज काम करता है, ठीक है, एक और एनर्जी होता है जिसे हम लोग डिस्कस किए थे। कौन सा एनर्जी डिस्कस किए थे, जैसे कि क्या होता है, अब देख, जो गैसियस पार्टिकल होता है वो दूर दूर होते हैं और ये रैंडमली क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। रैंडमली क्या होते हैं, मोशन करते रहते हैं। इस मोशन की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा। काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है। और इस काइनेटिक एनर्जी का होने का वजह होता है टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, टेम्परेचर वजह होता है। इस काइनेटिक एनर्जी का एग्जिस्ट करने का वजह क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। आया समझ में, टेम्परेचर वजह होता है। तो जब टेम्परेचर वजह होता है, तो इस टेम्परेचर के वजह से जो पार्टिकल के पास एनर्जी होता है, उसे बोलते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको बेटा, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। टेम्परेचर के थर्म मतलब टेम्परेचर, और एनर्जी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो बेटा समझ में आया कि पार्टिकल में अगर मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर का रोल है, और उस रोल के वजह से उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी थर्मल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है थर्मल एनर्जी। तो पार्टिकल के पास चाहे वो मैटर कैसा भी मैटर हो, हर एक मैटर के पास दो तरह के एनर्जी होते हैं। एक तो हो गया थर्मल एनर्जी, और ये इंट्रैक्शन एनर्जी है। ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो एनर्जी होता है उसे हम बोल सकते हैं इंट्रैक्शन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, इंटरैक्शन एनर्जी, है ना, इंट्रैक्शन एनर्जी बोल सकते हैं, है ना, इंट्रैक्शन एनर्जी बोल सकते हैं। तो दो तरह की एनर्जी है, इंट्रैक्शन एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। और इस इंट्रैक्शन क्यों है, मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं बेटा। एक मॉलिक्यूलर फोर्स जो कि मॉलिक्यूल को बाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को पास लाने का कोशिश कर रहे हैं। और एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर की वजह से है, वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर ले जाने का कोशिश कर रहा है ना। और दोनों क्या हो गए, अपोजिट नेचर का फोर्सेस हो गए, अपोजिट नेचर का एनर्जी हो गया। एक एक दूसरे को बाइंड करने का कोशिश कर रहा है और एक एक दूसरे को दूर ले जाने का कोशिश कर रहा है। और यही दो वजह है, एक थर्मल एनर्जी और मॉलिक्यूलर फोर्स। इसी के वजह से ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन फेज में मैटर एग्जिस्ट करते हैं। और मैं इसका ऑर्डर बताऊंगा अभी थोड़े देर में। ठीक है, ये बताओ कि आपको इतना समझ में आया या नहीं आया। देन हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना, यही है थर्मल, मॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। क्लियर है बेटा, यस और नो, कमेंट करके बताओ जल्दी से।
ओके, थर्मल एनर्जी रिपीट वंस, ओके 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 ओके, ठीक है। देखो सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी भाषा में बात करते हैं कि किसी भी मैटर के अंदर टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या कहलाता है? थर्मल एनर्जी कहलाता है। क्लियर है? किसी भी मैटर में टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होता है वो थर्मल एनर्जी कहलाता है। क्लियर है? ओके, आया समझ में? सिंपल सी भाषा में टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होगा थर्मल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? अभी तक सबने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, है ना। अभी तक 25 सब्सक्रिप्शन है बेटा, नहीं 33 हो गया। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, ओके। आ जाओ जल्दी से। यस और नो समझ में आ गया बेटा? चलिए, यस समझ में आ गया, क्लियर है। थर्मल एनर्जी क्यों होता है? थर्मल एनर्जी समझ में आ गया? किसी को डाउट है थर्मल एनर्जी में? यस और नो? चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्मल एनर्जी आपने सीख लिया क्यों होता है, और दूसरा फोर्स क्या काम करता है? मॉलिक्यूलर फोर्स। ये दोनों फोर्स अपोजिट नेचर के हैं, है ना। ये दोनों चीजें क्या है? अपोजिट नेचर के हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? मॉलिक्यूल को बाइंड करने का कोशिश करता है, मैटर के पार्टिकल को एक दूसरे के पास लाने का कोशिश करता है बेटा। लेकिन थर्मल एनर्जी जो है पार्टिकल को एक दूसरे से दूर ले जाने का कोशिश करता है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? अपोजिट नेचर के फोर्सेस हैं। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? अपोजिट नेचर के फोर्सेस हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसमें क्या ऑर्डर होता है, किसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा होता है और किसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं इसे मिटा देता हूं, जो भी नोट करना होगा आप लोग नोट कर लिए होंगे आई थिंक। अभी तो ये इसका इशू नहीं आ रहा होगा आई थिंक, है ना। आपका जो कर्सर नहीं दिखता था, बहुत सारे बच्चे ये बोलते थे कि कर्सर सर नहीं दिखता है, तो कर्सर वाला इशू आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। कर्सर सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अभी मैं और मेहनत करके इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा और अच्छा वीडियो और अच्छा लेक्चर्स प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा आपको, ताकि किसी भी तरह का छोटी से छोटी दिक्कत भी आपको ना हो। चलिए देखिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सॉलिड की, फिर बात करते हैं लोग यहाँ पे लिक्विड की, देन मैं बात करूंगा आपका गैस का। देखो बेटा, सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर फोर्स का, तो मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड एंड गैस, है ना। सबसे ज्यादा होता है, मतलब अगर बात करें ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किस में होगा? मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में होगा, देन लिक्विड में होगा, देन गैस में होगा। फिर अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करूं, है ना, थर्मल एनर्जी की बात करूं, तो बेटा थर्मल एनर्जी सबसे कम सॉलिड में होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है कंप्लीटली मॉलिक्यूलर फोर्स से बाइंड होंगे, तो ये उतना मूव नहीं करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास काफी कम होंगे। दैट्स वाई अपने ही पोजीशन पे ये वाइब्रेट करता रहेगा, अपने ही पोजीशन पे थोड़े बहुत हिलता डुलता रहेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा, है ना, वाइब्रेशन करता रहेगा।
फिर उसके बाद आते हैं लिक्विड। लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा होता है थर्मल एनर्जी और सबसे ज्यादा होता है गैस का थर्मल एनर्जी। क्लियर हुआ? ठीक है, आया समझ में बेटा? ओके ओके, मैं आगे बढ़ूं। तो ये वजह है जिसके वजह से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, है ना, 3 फेज में मैटर होते हैं, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे सिंपल से सोचो ना कि अगर इसका थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा गैस का, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब होगा, जब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, तभी ये रैंडमली मोशन कर सकते हैं जिग-जैग, है ना, तभी ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रख सकते हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी ज्यादा रख सकते हैं। और चूंकि सॉलिड के पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे इस तरह से वाइब्रेट करते रहते हैं तो इनका मोशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इस वजह से थर्मल एनर्जी भी इनका काफी कम होगा, है ना। और अपोजिट सेंस से बात करें तो मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फोर्स का एक ऑर्डर आपको आप एक पढ़े होगे कि मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है जनरली अगर बात करते हैं जैसे कि लंदन फोर्सेस का, तो लंदन फोर्सेस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ होता है, ये आपने पढ़ा होगा। r बेसिकली क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, है ना। एंड अगर बात करता हूँ डाइपोल फोर्सेस का जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, दो डाइपोल के बीच पाया जाता है, दो मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच पाए जाएंगे, उनका जो फोर्स का ऑर्डर होता है r⁴ का इनवर्सली होता है, ऐसा। जब ये स्टैटिक अवस्था में है, मतलब जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, जब पार्टिकल मूव करता होगा तो फिर से डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है, यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्सेस हैं वो फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴ हो जाते हैं। तो ये आप लोग पढ़े होगे, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दिया कि आप लोग थोड़ा ध्यान देना कि इसका भी रोल है, ये डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का भी रोल है कि कितना फोर्सेस होगा। और एक बात और याद रखना कि ये 500 पिकोमीटर तक ही वैलिड होते हैं। अगर r डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल अगर 500 पिकोमीटर है तभी तक ये फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज ये मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्स जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो रैंडमली क्या करेंगे, मोशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा, तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेंगे वो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दिया। देखो ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है मेडिकल और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये भी, और इवन आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर हो गया बेटा? यस। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शायद ये आप नोट कर लिए होंगे, है ना, ये आप नोट कर लिए होंगे। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आया समझ में? बढ़ूं आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। थोड़े से हम लोग सॉलिड के बारे में, थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो मैं अभी थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं और मैं इसे ब्लैक कर लेता हूं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू है तो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, देखो ये जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये कुछ इस तरह का होता है ना। इसमें क्या होते हैं, देखो ये पार्टिकल दिख रहा है, हम लोग क्या मान रहे हैं, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल, इसी को हम लोग पार्टिकल बोल रहे हैं, पार्टिकल्स, और इसी से सॉलिड बना होता है। इसी से क्या बना होता है, सॉलिड कंपोज होता है, इसी पार्टिकल से सॉलिड बना होता है। और ये पार्टिकल्स है और इसी से सॉलिड बना है। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ये पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल हो, ये हो सकता है आयंस हो, ये हो सकता है
एटम्स हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। दीज पार्टिकल्स में बी एनीथिंग। और हम लोग सिंपल अगर हमें सॉलिड को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम सट सट के हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से चिपक के हैं। तो इसी तरह का अरेंजमेंट को हम लोग क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या इसी अरेंजमेंट को इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग बाद में लैटिस का भी नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, इसी को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल आयंस एंड एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसी चीज को हम लोग बाद में जानेंगे कि इसे क्या बोले जाता है, लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं, इसको लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड करके देखें, मतलब ब्रॉड करके मैंने कहीं से छोटे टुकड़े को मैंने काट के निकाला, मान लो कि ये टुकड़े को यहाँ से ऐसे कुछ काट कर निकाला, ठीक है, ये मैंने काट कर निकाला यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने यहाँ रखा, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो 1 2 3 पार्टिकल, तो मैंने 3 पार्टिकल को ऐसे दिखाए हैं, ऐसे दिखाए हैं, ऐसे दिखाए हैं, ऐसे दिखाए हैं, तो ये 3 पार्टिकल इस तरह से अरेंज्ड हैं। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब इसी चीज के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, ताकि ये जो है, मान लो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होल सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही स्ट्रक्चर पूरे सॉलिड में बार बार रिपीट होता है और पूरे क्रिस्टल को जनरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? और इसमें जब सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर होता है, जब सबसे छोटा स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, कि वही अगर कहीं भी देखोगे तो वह स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, और वही स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल में, पूरे क्रिस्टल लैटिस में बार बार रिपीट होता रहेगा। उस यूनिट स्ट्रक्चर को यूनिट सेल बोलते हैं, है ना, उस यूनिट स्ट्रक्चर को यूनिट सेल बोलते हैं। तो कुछ हम लोग सॉलिड को इस तरह से एज्यूम करेंगे कि सॉलिड इस तरह से पार्टिकल से अरेंज होकर बना है ना, और इस अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, इस क्रिस्टल लैटिस को दिखाएंगे, और इसी के सहारे सारा कुछ कैलकुलेशन और सारा कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। समझ लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये सॉलिड का ज्योमेट्री है जो इस तरह से दिखता है ना, एक कास्ट है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव है, सॉलिड का रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरह से समझेंगे हम लोग। क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? यस और नो? यस, यस, है ना? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यस, यस, यस और नो? चलिए, कुछ पॉइंट्स और हैं जो जिसमें हम बात कर लेते हैं और फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं, अब बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखो ये जो सॉलिड का पार्टिकल है, देखो सॉलिड का पार्टिकल देखो कितना क्लोजली अरेंज्ड है। देखो तो इन दोनों के बीच एकदम क्लोजली अरेंज्ड है, पूरा पैक्ड है, एकदम बिल्कुल पैक्ड है। तो जब पैक्ड है तो इनके बीच का मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर है बहुत ही कम होगा, वेरी वेरी लेस, है ना, स्मॉल से भी स्मॉल होगा, स्मॉल से भी स्मॉल होगा। तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r/6 होते हैं। तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत कम है तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दैट्स वाई ये क्या होते हैं, अपने बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा फोर्स होने के कारण ये बहुत कम वाइब्रेट कर पाते, बहुत कम मूव कर पाते हैं।
तो ये अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो इस पोजीशन को, इस तरह के ऑसिलेशन को बोलते हैं कि अपने पाथ पे, अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना। तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं इन सॉलिड, ठीक है। दैट्स वाई इनके पास जो थर्मल एनर्जी होता है बहुत ही कम होता है। क्लियर है बेटा? यस। हाँ, पूरे स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। जी बेटा, पूरे स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ये पूरे अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, है ना। पूरे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ये ग्रीन, अभी यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, देखो ग्रीन हो या ब्लू हो, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो कलर है यानी कि दो डिफरेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो सॉलिड है दो पार्टिकल से बना है ना। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये ब्लू वाला क्या है और ये ग्रीन वाला क्या है, लेकिन थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ कि जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये जनरली एनायंस होते हैं, ये जनरली एनायंस होते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं वो कैटायंस होते हैं। और कैटायंस का साइज चूंकि छोटा होता है, आपने पढ़ा था किसमें पढ़ा था, कैटायंस का साइज छोटा होता है ना। आपने जब आपको मैं क्या पढ़ा रहा था आपको मैं, जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, या फिर मैं आपको जब पीटी पढ़ा रहा था, उस समय आपको ये बातें डिस्कस करा था कि कैटायंस जो होते हैं इनका जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये छोटे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनायन, और इनका जेड इफेक्ट बहुत ही कम होता है, तो ये बड़े साइज के होते हैं। तो ये बड़े साइज के वाले एनायंस जनरली होते हैं, छोटे वाले कैटायंस होते हैं। इस चीज़ को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये सारा चीज़ें। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग ये लेक्चर्स, आज फर्स्ट क्लास मान लो कि आज फर्स्ट ही क्लास था, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग आगे के लेक्चर्स को शुरू करेंगे। बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें मैंने आपको आज बताई है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और थोड़ा सपोर्ट चैनल, है ना। ओके, चलिए, क्लियर हुआ। तो मैं इससे